संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के साथ जिस तरह से मरीजों के स्वस्थ होने की तादाद बढ़ने लगी है, उसे देखते हुए अब सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स की तादाद भी कम करना शुरू कर दी है। प्रवासी मजदूरों का आना भी थम गया है। ऐसे में बाराबंकी में होम क्वारंटाइन के साथ इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन की व्यवस्था है। लॉकडाउन के दौरान जिले में क्वारंटाइन सेंटर्स की तादाद बताई जा रही है कि अब क्वारंटाइन सेंटर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, उसी तादाद में ठीक होने वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। हालांकि क्वारंटाइन सेंटर्स पूरी तरह से खत्म नहीं किए गए हैं। अभी भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं। जो श्रमिक थे, सरकार ने उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया है, लेकिन 14 दिन पूरे होने के बाद वो भी अपने घर चले गए हैं। अब क्वारंटाइन सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, यानी अब क्वारंटाइन सेंटर्स या शेल्टर होम जैसी व्यवस्था की अब जरूरत नहीं है। जिलों में मरीजों की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि अगर संक्रमितों की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं, अस्पतालों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, क्या हुआ? जी, हमारे वहाँ क्वारंटाइन सेंटर लगभग 7 महीने प्रशासन द्वारा बनाया गया था, जो अब यहाँ से मतलब हटा दिया गया है। और वो सामने हमारे मतलब कॉलेज के सामने ही LPS है, लखनऊ पब्लिक स्कूल। अब जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो वहीं पर रुक रहे हैं। यहाँ से 1 सप्ताह पहले ही यहाँ से हटा दिया। आपके यहाँ कितने दिन क्वारंटाइन जो है सेंटर रहा है? लगभग 7 महीने से ज़्यादा हमारे वहाँ ये क्वारंटाइन सेंटर रहा। तो पहले जो भी प्रवासी मजदूर आते थे यहीं रुकते थे? सभी यहाँ पर आते थे, यहीं पर रुकते थे। यहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था थी। यहाँ पर सरकार द्वारा जो है रसोई चलाई गई थी और यहीं से खाना वितरण होता था उनका। प्रशासन द्वारा हटाया क्यों गया यहाँ से? अब ये हटाने का, यहाँ पर प्रवासी मजदूर आने कम हो गए थे, जिस कारण से यहाँ से हटा दिया गया। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश वर्मा। ये यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है क्वारंटाइन सेंटर चलाया जा रहा था, उसका क्या हुआ, क्यों बंद हो गया? बंद होने का कारण ये है कि बाहर से प्रवासी आना कम हो गए थे और बिल्कुल नामात्र के बराबर आते थे। इस वजह से सेंटर को बंद करना पड़ा। प्रशासन द्वारा बंद कराया गया ना? जी सर, ये प्रशासन के द्वारा बंद कराया गया। कितने प्रवासी मजदूर अभी इस सेंटर पे आए हुए थे? लगभग 36 प्रवासी मजदूर आ चुके। 36? तो उनके खाने पीने की व्यवस्था? उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और क्या कहते हैं सोने की व्यवस्था, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध कराई गई थी सरकार की तरफ। सेंटर अभी कितने दिन पहले बंद कराया गया था? अभी 2 दिन पहले बंद हुआ। कुछ प्रवासी मजदूर अभी रुके हुए थे क्या? 3 हमारे स्कूल के सामने, लखनऊ पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के सामने SD कॉलेज है, जहाँ पर सेंटर बंद हो गया था, लेकिन उनके पास कुछ 3-4 प्रवासी मजदूर थे, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया था। इस वजह से इस सेंटर को आगे तक चलाना पड़ा। प्रवासी मजदूर फिर उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद वो अपने अपने स्थान पे पहुँचे। क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी। कितने क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन सेंटर इस वक्त चल रहे हैं और क्या व्यवस्था की जा रही है? लेकिन क्वारंटाइन जो अभी नई विद्यमान नीति है, उसमें जो भी व्यक्ति आ रहा है, यदि उसमें लक्षण नहीं है तो उसे घर में ही 21 दिन क्वारंटीन रहना है। तो वही व्यवस्था यहाँ भी लागू हो रही है। निगरानी समितियाँ गांव और शहरों में उसका अनुपालन जो है वो सुनिश्चित करवा रही है। सर, जो कोविड-19 जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? उनको जो विद्यमान प्रोटोकॉल है उनको अस्पताल में भेज के उनको वहाँ पे उनका उपचार होता है। और जब प्रोटोकॉल के अनुसार 12वें दिन जब नेगेटिव आते हैं, प्रथम सैंपल लेने के 12वें दिन में यदि नेगेटिव आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये जो बाहर से आ रहे हैं उनकी जाँच की क्या व्यवस्थाएं इस वक्त चल रही हैं? जांच की व्यवस्था भी प्रोटोकॉल के अनुसार ही चल रही है। जिस भी व्यक्ति में लक्षण प्रतीत होता है उस व्यक्ति की जांच होती है और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका उपचार सुनिश्चित। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी। बाराबंकी की तहसील सिरौली कौसपुर क्षेत्र के तराइला के टेपरा और सराय सुरजन गाँवों में सरयू नदी की तराई वाले बाढ़ प्रभावित इलाकों के गाँवों में बाढ़ आने की आहट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 1 जुलाई से बाढ़ आने की आशंका है। बाढ़ विभाग के अधिकारियों घोर लापरवाही की वजह से अभी तक दर्जनों किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि अभी तक इस पर ठोकरों के निर्माणों के कार्यों की भी शुरुआत नहीं हो पा रही। लगभग 11 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट के लिए बाढ़ विभाग के पास बजट जारी हुआ है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की ठूल-मूल कार्यशैली के चलते जारी बजट के खर्च होने में गड़बड़ी की आशंका बताई जा रही है। नाम क्या है, गाँव कौन सा? सतगुरु।
बाढ़ आने वाली क्या समस्या है आपको? बाढ़ आने वाले वाला यहाँ का कोई काम चला नहीं हम्म, और वही ना है मुआवजा मिल रहा है और अधिकारी लोग रोज आ रहे हैं हम्म। और कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। नाम क्या है आपका और गांव कौन सा है और बाढ़ आने वाली है, क्या 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 समस्या है? अरे बाढ़ आने वाली साहब बन न पाई है, ये सब न ठोकर बन पाई है, न कोई मजबूती है, टुपरा कटिया आज तक नहीं कहूँ खेती जमीन मिल पाई हमको बना रहने का। हाँ बंधक टिकी हम साहब क्या करिए, हाँ अधिकारी रोज आवत कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? कलावती। अच्छा ये बताएं कि जो ये खदान हो रही थी इसमें बालू निकल जाती तो पानी की क्या मात्रा, यहाँ ज़्यादा बाढ़ कैसी क्या स्थिति होती थी? सही घर आई पानी और का होई तब ले ले ज्यादा आई बस अतरे है यहाँ जैसे बूढ़ी थे वैसे बूढ़ा करबे और न कॉलोनी न भालूनी है यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के सरकार से आप क्या क्या इच्छा रखती है, क्या समस्या है आपकी? जमीन दिया जाए साहब। अरे यहाँ कहूँ जमीन तो न लेके कोई सरकार न फरकार दे कुछ न दे, हम तो जानी था चक्कर कहा बाढ़ से पूरी जो तैयारी चल रही है गांव को बचाने के लिए, क्या क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट? एक्चुअली क्या है कि परियोजनाएं, दो परियोजनाएं सैंक्शन हुई हैं, एक तो टेपरा क्षेत्र में है और एक अपने इटवा क्षेत्र में है, इटवापुरम में। तो वहाँ पर जिस साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर्क्यूपाइन का काम होना है, पर्क्यूपाइन डंप होने हैं ताकि आसपास जो पूरा गांव है इसके आस करीब 150-200 आबादी इस गांव की है, पूरा गांव आसपास कट रहा है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर्क्यूपाइन प्लेस कराया जाएगा। तो उसी का बेड बनेगा, ये उसका काम चल रहा है ये। और आप बगल में देख रहे हैं यहाँ स्पर बन रहा है एक, तो दो स्पर यहाँ बनेंगे, 3 स्पर और 2 स्पर काम जो है वो टेपरा में चल रहा है। तो इस बार मालूम चला है कि मौसम विभाग के हिसाब से काफ़ी भारी बाढ़ इस बार आने वाली है, तो उसी के लिए पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं इसमें और बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा काम समय से हो जाए। इसमें कितने कटर बनने हैं और किस किस कंपनियों को ठेका है ये तो इसमें असल में क्या परियोजना काम है, ये सारा काम परियोजना का है और परियोजनाओं काम के हिसाब से ही हो रहा है सारा, ये जो भी काम सारा परियोजना का है। तो लगभग कितने कटर हैं? कटर इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ करीब 4 कटर बनाएंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ हमारा मकान आ रहा है तो उसको बचाने के लिए हम लोग धारा मोड़ने के लिए कटर वगैरह बनाएंगे, 4-5 कटर का बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, एक वहाँ बन रहा है और 3-4 अंदर बनेंगे और बाकी पर्क्यूपाइन लगाई जाएंगी सब जगह। तो यही है। और ये आपका ठोकर स्पर, हाँ स्पर निर्माण जो है रुका हुआ है, हाँ चालू हो जाएगा ये असल में देखिए इसका काम तो स्टार्ट हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कुछ दिक्कतें थी तो काश्तकारों से बात की गई, सबको जाके समझाया गया गांव-गांव जाके कि आपके भले के लिए काम हो रहा है ये, और तकरीबन सभी दिक्कतें दूर हो गई हैं। अब थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं तकरीबन सभी जगह काम स्टार्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट हम लोग जल्दी ही काम इसको ख़त्म कर लेंगे और सभी लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। तो TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में जिला हरदोई के अतरौली में कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा अतरौली में आए दिन नेटवर्क खराब रहने की वजह से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। जब हमारे संवाददाता परख सिंह ने मैनेजर साहब से बात करनी चाहिए तो मैनेजर साहब ने अपने पद और रुतबा दिखाते हुए पत्रकार को धमकाते हुए बैंक डकैती में फंसा देने की बात कही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कॉरपोरेशन बैंक थी, पहले उपभोक्ता मास्क लगाकर अंदर जाते हैं मगर अंदर मैनेजर साहब खुद ही बिना मास्क के बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके सारे कर्मचारी भी मास्क लगाए हुए हैं। मैनेजर साहब से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत से पत्रकार आते हैं, आपने ये खबर चलाई तो आपको देख लिया जाएगा। आपका नाम क्या है? क्या दिक्कत है? यहाँ पे आए हो तो क्या बता रहे हैं? नेटवर्क नहीं है। आए दिन यही रहता क्या? आज नेटवर्क नहीं है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 1.5 घंटा 2 घंटा है। आपका नाम क्या है? काहे के लिए आए हैं बैंक? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? नेटवर्क नहीं है। कारपोरेशन बैंक है ये, यूनियन बैंक? कारपोरेशन यूनियन। इस समय आप देख रहे हैं कि अतरौली बैंक में नेटवर्क फेल है। आए दिन का यही रहता है यहाँ पे, अतरौली हरदोई उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़ परीक्षित सिंह के साथ। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए परीक्षित सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई।
प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर पंचायत हंडिया के लिए नामित किए गए 3 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सदस्यों में सैफुल अब्बास, डॉक्टर क्रांति तिवारी, कमला शंकर गुप्ता को एसडीएम हंडिया, सुभाष चंद्र यादव ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए शासन की मंशा के अनुरूप निर्देशों का बखूबी पालन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अश्वनी द्विवेदी रहे, जहाँ पर उन्होंने नामित तीनों सदस्यों को शपथ ग्रहण करने के उपरांत बधाइयां दी। इस मौके पर नामित सदस्य नगर पंचायत हंडिया के विकास के लिए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने को लेकर काफी उत्साहित दिखे। आपको बताते चले कि सैफुल अब्बास, डॉक्टर क्रांति तिवारी एवं कमला शंकर गुप्ता तीनों नामित सदस्य भाजपा के जुझारू, कर्मठ एवं लोकप्रिय सदस्य हैं। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा ओबीसी जिला अध्यक्ष प्रयागराज गुलाब चंद्र मौर्य ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अश्वनी द्विवेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी, कन्हैया लाल पांडे, चंद्र प्रकाश तिवारी समेत नगर पंचायत के समस्त सभासद एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, आपको नगर पंचायत हंडिया का सभासद नामित किया गया है। आज सम्मान समारोह भी था। जी जी। तो आपसे नगर पंचायत हंडिया की जनता बड़ी अपेक्षाएं रखती है, तो उन पर खरा उतरने का कितना प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। और हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि 2.5 साल का हम लोगों का कार्यकाल हमारे चेयरमैन साहब, जो कि हमारे दल से बिलोंग करते हैं, उनका है। हमारी पार्टी यहाँ भी सत्ता में है नगर पंचायत में, और पूरा प्रयास करेंगे कि जनता के अपेक्षाओं पे 100% हम लोग खरे उतरें और उनके लिए जो भी संघर्ष करना हो हम लोग करें। क्योंकि आप लोगों की प्रतिष्ठा है क्षेत्र में, जिसको लेकर के आप लोगों का चुनाव किया गया है, शासन प्रशासन ने किया है, तो उन पर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? पूरा खरा उतरने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, अपने जिलाध्यक्ष, अपने पूरे जिलाध्यक्षों को, हमारे जिले के उपाध्यक्ष अजय पांडे जी को, मैं सबको तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पद के लायक मुझे समझा। और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी और पार्टी का मैं विशेष धन्यवाद करूँगा। शंकर जी, आज आपको नगर पंचायत हंडिया का शासन द्वारा सभासद नामित किया गया है और आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। हंडिया की जनता आप लोगों से बहुत अपेक्षाएं रखनी चाहती है, क्योंकि आप लोगों की प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर के आप लोगों को किया गया। तो अब कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे आप? मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते काम किया और आज संगठन मेरी सत्ता में है। हंडिया से विधायक हुए, हंडिया से चेयरमैन हमारा है। बहुत संघर्ष के बाद जिस स्तर से मैं लड़कर पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया हूं, उसी स्तर से लड़ाई लड़ूंगा। गरीब जनता को 100% का 100% फायदा दिलाऊंगा। सरकार योगी मोदी की जो भी योजना आएगी, बिना कमीशन खोरी को मैं उस जनता को उजाले में लाने का काम करूंगा। अभी भी हंडिया नगर पंचायत में बहुत अधूरे कार्य रह गए हैं। बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है जी। हमारे योगी मोदी जी की योजनाओं में बहुत धांधली हो रही है। पहला काम नाला बने, जानता हूँ, तो मैं सही काम करने का प्रयास करूंगा। तो इनको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं इसके लिए जहाँ यजमानी मुख्यमंत्री या राज्यपाल महोदय के यहाँ जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, जनता को न्याय दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सैफुल अब्बास, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा गंगापार प्रयागराज भाजपा। आज आपको सभासद नामित किया गया है और आप शपथ ग्रहण समारोह में भी आपको सम्मानित किया गया। तो अब आज तो अब बन ही गए हैं सभासद, तो नगर पंचायत हंडिया के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं, क्या करना चाहेंगे नगर पंचायत के वासियों के लिए? मैं नगर पंचायत हंडिया का एक सिपाही के रूप में आज एक चुना गया हूँ और मैं सच्ची निष्ठा से अपना कर्तव्य का पालन करूँगा और सिपाही का जो काम होता है वो करूँगा। देखा गया है कि वर्तमान समय में सरकार जो है बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति की ओर अग्रसर है, तो इस नगर पंचायत में आप कितना कार्य करवाने का प्रयास करेंगे और लोगों को फायदा देने का प्रयास करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा दी हुई योजनाओं का लाभ और सरकार द्वारा दिया हुआ फंड का सही लाभ पात्रों तक पहुंचाने का काम हम लोग करवाएंगे और हर वक्त कोशिश करेंगे हम लोग कि सभी सभासद मिल करके और अच्छे ढंग से काम करने की योजना बना करके काम करेंगे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, प्रयागराज।
अयोध्या में नगर निगम के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सांसद लल्लू सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी कड़ी में 10 नामित पार्षदों ने शपथ ग्रहण लिया। सिख समाज के अजीत सिंह गांधी को महापौर जी के स्वाध्याय ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी नामित पार्षदों को पुष्पगुच्छ भेंट कर राम नाम उठाकर महापौर द्वारा उनका स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण लेने वालों में श्रीमती बिंदु सिंह, मनोज कुमार श्रीवास्तव, राम कुमार सिंह, आशीष सिंह, रमाकांत पांडे, संजय शुक्ला, श्रीमती रीना द्विवेदी, मायाराम वर्मा, रंजीत सोनकर आदि ने अपने पद की शपथ ली। सभी ने विश्व स्वास्थ्य हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केंद्र और प्रदेश सरकारों की नीति पर खरे उतरे, यही हमारी कामना है। इस अवसर पर नगर निगम की आयुक्त एवं तमाम कर्मचारी शामिल रहे। सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, राज्य सरकार ने निगम के माध्यम से जो भी हमारे दायित्व होंगे उसको हम पूरा करेंगे। क्या नाम है? बिंदु सिंह। और अभी तक भी हम लोग पद पे नहीं थे, तब भी कर रहे थे। अब हमको सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो अब हम और लगन और निष्ठा से, ईमानदारी से जो भी हमें काम मिलेगा हम उसको। क्या नाम है? रीना द्विवेदी। देखिए, शासन ने जो विभिन्न क्षेत्रों के काम करते थे, ऐसे नागरिकों को यहाँ 10 लोगों को नामनी पार्षद बनाया है। आज के उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम थे, जिन्हें शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। और ये अपेक्षा की गई है कि जो मोदी जी के और योगी जी के सपनों की अयोध्या है, सपनों का भारत है, उसको साकार करने में सहयोग करेंगे, यही अपेक्षा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शुभो श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। अयोध्या जनपद में लॉकडाउन 5 में अधिकतर क्षेत्रों में ढील देने के बाद प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है। संक्रमण से बचाव के निर्देश का पालन न करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं है। ऐसे में बचाव के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी अनुज झा ने 5वें लॉकडाउन में लोगों को सजग रहने की हिदायत दी है। इसी के साथ दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट देने के बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने एसएसपी आशीष तिवारी के साथ शहर के सभी प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने शहर में संक्रमण से बचाव के निर्देशों के पालन की स्थिति का जायजा लिया है। वहीं जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आवश्यक हो तभी लोग घर से बाहर निकले। लोगों को मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि अयोध्या में अब 148 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। वर्तमान में केवल 50 एक्टिव केसेस हैं। अयोध्या जनपद के किसी भी कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मौत नहीं हुई है। बाहर के लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से इलाज के लिए जनपद में पर्याप्त व्यवस्था है। संक्रमितों के सही तरीके से देखभाल की व्यवस्था की गई है। इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देश का पालन न करने पर 3 दुकानदारों के विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई की है। 2 प्रतिष्ठानों को 7 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चौक के हजारी लाल रामचंद्र वॉशिंग की दुकान और आजिम मेडिकल स्टोर को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है। दुकानदार के मास्क नहीं लगाने पर चौक ड्राई फ्रूट को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, जिस तरह आज आपने जो है पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया, दुकानदारों को क्या हिदायत दी है आज पूरे करके? देखिए, जो अनलॉक की गाइडलाइंस है उसमें आवश्यक है कि प्रत्येक दुकानदार जो दुकान खोलता है वो खुद सभी स्टाफ के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य है और जितने भी लोग दुकान में आते हैं उनके द्वारा भी मास्क लगाया जाना अनिवार्य है। तो सबसे ज़्यादा तो हमने इसी बात पे एम्फसाइज़ किया है, जोर दिया है कि बिना मास्क के ना तो कोई दुकान खोले, ना किसी कस्टमर को आने दे, नंबर 1। नंबर 2, ख़ास करके जो बड़े दुकान हैं जहाँ पे ज़्यादा संख्या में एक साथ ग्राहक आते हैं, वो लोग इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था करें और जो भी लोग उनके यहाँ आते हैं उनके टेम्परेचर स्क्रीनिंग की व्यवस्था वो करते रहें, ताकि अगर कोई सिम्टम का व्यक्ति है यानी कि लक्षण वाले व्यक्ति है तो उसकी पहचान सही समय पर हो सके, उनको वापस भेजा जा सके। ऐसे ही जो है सैनिटाइज़र की व्यवस्था लगभग सभी दुकानों पे की गई है। तो सैनिटाइज़र देने पे यानी कि उसको डिस्पेंस करने पे भी हमने ड्यूटी लगाने को कहा है कि एक आदमी नियमतः प्रत्येक अंदर आने वाले व्यक्ति का हाथ जो है वो सैनिटाइज कराए। तो यही निर्देश जो है सभी दुकानदारों को दिए गए हैं और इसी को पूरे ज़िले में इन्फोर्स कराया जाए। सर, जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट खोलने की बात कही थी, क्या सर इस पर हम कुछ जो है गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, किस आधार पर चलना है। एक्चुअली हमने कुछ होटल्स जो हैं वो क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में अधिकृत किए हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। एक अरेंजमेंट आज से कल तक में कोई बन जाएगा और उसके मुताबिक जो है होटल खोले जाएंगे।
जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, बार बार दे रहा हूँ कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया है लेकिन बीमारी कम नहीं हुआ है। बीमारी का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा है। तो पूरा ध्यान रखें, ज़रूरी हो तभी बाज़ार में या मंदिर में या कहीं भी जाएं, नंबर 1। नंबर 2, जब भी बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और डिस्टेंस को बनाए रखें। सर कोविड को क्या स्थिति है यहाँ पर? फिर भी अपना जिला एक सुरक्षित है, मरीज नहीं है यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ तकरीबन अब तक जो है 147-48 पेशेंट जो है अब तक पॉजिटिव हमारे आए हैं, लेकिन उसमें से मात्र 50 के करीब जो है वो एक्टिव हैं, बाकी लोग अभी डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। हमारे ज़िले के कोई भी पेशेंट जो है जो यहाँ पे भर्ती हुआ है उसकी डेथ नहीं हुई है। यहाँ 4 लोग ऐसे आए थे जिनका कि रास्ते में डेथ हुआ था, उसके अलावा कोई भी जो अस्पताल में गया है हमारे ज़िले से उसकी डेथ नहीं हुई है। अयोध्या के जो मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की डेथ हुई है अब तक, वो दूसरे ज़िलों के थे। और जैसे आज सुबह एक की डेथ हुई, वो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति थे, वो उनको कोमॉर्बिडिटी थी, दूसरी बीमारियां थी जिसके कारण से ये चीज़ हुआ है। तो ठीक है, हमारे पास पर्याप्त बेड है, हमारे पास जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको हम लोग सही प्रकार से उसकी ट्रेसिंग करके उनके जो कॉन्टैक्ट है उनकी भी जांच करा रहे हैं ताकि कोई भी संभावित केस छूटने ना पाए। एट द सेम टाइम हमारे पास भी पर्याप्त बेड है, जो भी केसेस आएंगे उसको हम ठीक से मेडिकली हैंडल करेंगे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शुभो श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। जिला लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश महामंत्री अवतार सिंह राय जी को माननीय शैलेश कुमार सैलुश्री, प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश बाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता के कमलों के द्वारा अवतार सिंह राय जी को अवध क्षेत्र प्रभारी बनने का कार्यभार सौंपा गया। अवतार सिंह राय जी के अच्छे कामों को लेकर अवध प्रांत का कारोबार सौंपा गया है। वहीं अवतार सिंह राय जी ने जिला के सभी पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए अपील की है और लोगों के बीच में कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ उठाएं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए आतिश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।